नमस्कार सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। 22 मार्च 2025 जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित क्लास 12 का इतिहास विषय का जो पेपर हुआ था उसको हम हल करने वाले हैं। देखिए इसमें सर्वप्रथम पूर्णांक 80 कुल क्वेश्चन इसके अंदर 20 हैं और 3.25 घंटे का टाइम है। तो देखिए इसमें पहले हम सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनको हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? मौर्य वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में राजदूत के रूप में कौन आया था? ऑप्शन ए ह्वेन-त्सांग, ऑप्शन बी फासियन, सी मेगस्त्रीज, द इत्सिंग। तो इसमें स ऑप्शन आएगा, मेगस्त्रीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। दूसरा क्वेश्चन है, पियदसी व देवानाम पिय किस शासक की उपाधियां हैं? तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, अशोक, सम्राट अशोक की उपाधियां हैं पियदसी व देवानाम पिय। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये 1919 में, ए ऑप्शन इसके अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, 1951-52 में हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य है वो बीबी लाल के द्वारा है वो किया गया। द ऑप्शन इसके अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको यानी सुमेलित करना है। बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। फिर है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। बुद्ध को निब्बान यानी निर्वाण की प्राप्ति है वो कुशीनगर में हुई। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम जिन्होंने सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया, किस राज्य से संबंधित थी? तो वो भोपाल राज्य से संबंधित थी। भोपाल जो वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी है वो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी सही ऑप्शन इसके अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? फ्रांसवा बर्नियर जो भारत के अंदर आया वो कितने वर्षों तक रहा? तो इसमें सही ऑप्शन 12 वर्षों तक वह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज है वो कहा जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटस महल किस साम्राज्य के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक है? तो वो है विजयनगर, ए ऑप्शन इसके अंदर आएगा। कृष्णदेव राय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो कृष्णदेव राय हैं विजयनगर साम्राज्य में, आपको पता है 4 वंश हुए, सुलो, संगम, अराविदु, तुल्लो। तो कृष्णदेव राय है वो तुल्लो वंश से थे, द ऑप्शन इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइन के अंतर्गत सैनिक व नागरिक प्रशासन का विवरण किसमें है? तो सैनिक व नागरिक प्रशासन जिसमें दिया गया है आइन 1 में, तो वो सिपह आबादी में। सिपह का मतलब होता है सैनिक, आबादी मतलब नागरिकों के बारे में। तो सैनिक व नागरिक प्रशासन का जो वर्णन है वो सिपह आबादी, सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में वह जमीन क्या कहलाती थी? अकबर के काल में वह जमीन क्या कहलाती थी जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो? तो वह भूमि बंजर भूमि कहलाती थी, जिस भूमि के ऊपर 5 से ज़्यादा वर्षों तक खेती नहीं की गई हो। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो 5वीं रिपोर्ट है वो ब्रिटिश संसद के अंदर 1813 में पेश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861
ईस्वी में निम्न में से किस देश में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ? तो गृह युद्ध का प्रारंभ है वो अमेरिका के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1851 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1851 में भारत के गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड डलहौजी थे। वस्तुनिष्ठ सभी प्रश्न सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य के.एम. मुंशी किस राज्य के थे? तो के.एम. मुंशी गुजरात से थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की सलाह पर किन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया? तो केंद्रीय विधि मंत्री आप जानते हैं कानून मंत्री एक प्रकार से अगर हम बात करें तो B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो आपको करनी है। तो देखिए इसमें मगध के विकास के साथ साथ खालिस्तान साम्राज्य का उदय हुआ। तो मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय है वो हुआ। मनुस्मृति में खालिस्तान की कर्तव्यों की सूची मिलती है। चांडाल की कर्तव्यों की सूची है वो मनुस्मृति में मिलती है हमें। अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में सन खालिस्तान में हुआ था 973 में। आगे है अमर नायक प्रणाली खालिस्तान साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। तो विजयनगर साम्राज्य की खोज एक राजनीतिक खोज थी अमर नायक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर खालिस्तान उगाई जाती थी कपास। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में खालिस्तान ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। राजमहल की पहाड़ियां जो झारखंड के अंदर थी, ये बुकानन इसके अंदर आएगा जिन्होंने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न एक नंबर के हैं। एक शब्द या एक पंक्ति में आपको उत्तर देने हैं। लगभग क्वेश्चन हमारे इतिहास नोट्स में से आए हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो बनावली है वो हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह पहला सम्राट कौन था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए? तो वह सम्राट था अशोक, सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो महाभारत को इतिहास की श्रेणी में है रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आप कैसे कह सकते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला? तो महात्मा बुद्ध के जीवन काल में भी और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म है बहुत तेजी से फैला, क्योंकि महात्मा बुद्ध के समकालीन या महात्मा बुद्ध के बाद में भारत के अंदर जो सम्राट हुए उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बौद्ध धर्म को संरक्षण है वो दिया। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यात्री जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर किस देश के निवासी थे? तो वे फ्रांस के निवासी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सैगुण भक्ति परंपरा से आप क्या समझते हैं? सैगुण भक्ति परंपरा है वो 2 प्रकार से थी। एक तो सैगुण भक्ति परंपरा और एक निर्गुण भक्ति परंपरा। अगर हम बात करें सैगुण भक्ति परंपरा यानी जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, जो मूर्तियों की पूजा करते थे उनको सैगुण कहा गया। यानी जो ईश्वर की मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, जैसे शिव विष्णु है उनके अवतारों की मूर्ति रूप में पूजा, उनको सैगुण है वो कहा गया। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है राक्षसी तांगड़ी युद्ध किस वर्ष हुआ, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है? ये 23 जनवरी 1565 के अंदर हुआ था और विजयनगर और दक्कन के सल्तनतों के मध्य में ये युद्ध हुआ था।
ये विजयनगर के पास में राक्षस तांगड़ी नामक एक गांव है, उसके पास में ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसे राक्षसी तांगड़ी युद्ध या तालीकोटा युद्ध भी कहते हैं। सैगुण भक्ति परंपरा हमने कर लिया। राक्षसी तांगड़ी युद्ध किस वर्ष में हुआ, ये भी मैंने आपको बता दिया, 23 जनवरी 1565। अगला क्वेश्चन है, खुदकास्ट से आप क्या समझते हैं? ये किसानों के प्रकार है। खुदकास्ट और पाईकास्ट दो प्रकार होते हैं। खुदकास्ट जो स्वयं की जमीन पर खेती करते थे जो किसान, उनको खुदकास्ट किसान है वो कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्तमरारी बंदोबस्त की कोई एक विशेषता बताइए। इस्तमरारी बंदोबस्त की एक विशेषता बतानी है। जैसे इसे 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया और इस्तमरारी बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। फिर अगला क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी को महात्मा बनाया? आप कैसे कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया? क्योंकि सर्वप्रथम आपको पता है कि 1893 के अंदर महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका में गए और 1915 में लौटे थे। तो सर्वप्रथम जो सत्याग्रह का प्रयोग है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, और रंग भेद नीति का विरोध है वो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गांधी जी को महात्मा बनाने का जो कार्य है वो दक्षिण अफ्रीका ने ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ? शॉर्ट में लिखना था, हम राजनीति विज्ञान के अंदर भी पढ़ते हैं कि संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन की एक प्रस्तावित योजना के अनुसार हुआ, जिसमें 389 सदस्य थे। और पाकिस्तान के विभाजन के बाद, यानी भारत विभाजन के रूप में अगर पाकिस्तान का जन्म हुआ तो उसके बाद में 299 सदस्य है वो संविधान सभा के अंदर रह गए। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी लघुत्तरात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों के अंदर देना था। चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए जैसे नदियों के माध्यम से नहरें निकाली गई, कुओं का प्रयोग, कृत्रिम जलाशयों का प्रयोग है वो सिंचाई के लिए किया जाता था। पांचवा क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईस्वी में होने वाली कोई दो महत्वपूर्ण घटनाओं को उल्लेख कीजिए। यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सी ऐसी दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई? जैसे हम पढ़ते हैं लोहे का प्रयोग और द्वितीय नगरीकरण का विकास या द्वितीय नगरीकरण का काल भी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। उसके बाद में है गोत्र से आप क्या समझते हैं? गोत्र जैसे समाज के अंदर जो गोत्र होते हैं, जैसे एक लड़की को विवाह के बाद में उनके पति की गोत्र है वो अपनानी होती थी। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने दिल्ली की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? इब्न बतूता जो भारत में था उन्होंने दिल्ली को एक बड़ा शहर बताया है। जो मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, उन्होंने कहा कि दिल्ली एक बड़ा शहर था, बहुत आबादी थी, बाजार में अच्छी चमक दमक थी और बहुत सी वस्तुओं का यहाँ पर क्रय विक्रय वो किया जाता था। तो यानी दिल्ली को उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत शहर के रूप में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है चिश्ती उपासना के संदर्भ में कव्वाली से आप क्या समझते हैं? कव्वाली है वो संगीत का एक रूप है जो ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक भावना प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानवमी डिब्बा से जुड़े कोई दो अनुष्ठान विशेषता बताइए। महानवमी डिब्बा यानी इसमें विजयनगर के शासक है, ये अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर करते थे। और महानवमी डिब्बा यानी यहाँ पर जो सितंबर से अक्टूबर के महीनों में जो हिंदू त्यौहार मनाए जाते थे 10 दिन तक, वो यहाँ पर उनका आयोजन है वो किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कथन का औचित्य स्पष्ट कीजिए। किसान और दस्तकार, वैसे अगर हम बात करें दस्तकार भी किसान थे और किसान तो किसान है ही। तो दस्तकार हैं वो एक धनी किसान थे। वो क्या थे? धनी किसान, यानी वो अगर हम बात करें तो जमींदारों के बराबर थे, वो जमींदारों के समान थे। और कई बार हम पढ़ते हैं कि जैसे जमींदारों की जब जमींदारी नीलाम होती थी तो दस्तकार है वो भी उन्हें खरीद सकते थे। तो कई बार हम ये अंतर करना मुश्किल हो जाता था कि
कौन दस्तकार किसान है और कौन किसान है वो दस्तकार है। इस प्रकार से आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोतदार व रेत में अंतर स्पष्ट कीजिए। जोतदार ये मैंने 11वां क्वेश्चन बता दिया है, सॉरी 10वां क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूं। 10वां क्वेश्चन दोबारा से देखिए आप, कभी कभी किसान और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कथन का औचित्य स्पष्ट कीजिए। यानी किसान तो मतलब किसान थे जो खेती का कार्य करते थे, दस्तकार हैं जैसे लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार, कुम्हार, ये दस्तकार होते थे जो अपना अपना कार्य है वो करते थे। जैसे सुनार है वो आभूषण बनाने का, बढ़ई है वो लकड़ियां वगैरह की कोई वस्तु बनाने का कार्य करता था। ये जो दस्तकार थे जैसे लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार, ये अपना कार्य करने के साथ साथ ये खेती का कार्य भी करते थे। ये क्या करते थे, साथ में खेती का कार्य भी करते थे। इसलिए कभी कभी ये मुश्किल हो जाता था कि कौन दस्तकार किसान है और कौन किसान है वो दस्तकार है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन है वो इसमें आएगा जो मैंने आपको बता दिया था कि जोतदार है वो धनिक किसान थे। जोतदार व रेत में अंतर स्पष्ट कीजिए। जोतदार धनिक किसान थे जो एक प्रकार से जमींदारों के समान थे। यानी कई बार हम पढ़ते हैं कि जैसे जमींदारों की जो जमींदारी है वो नीलाम होती थी, तो जोतदार है वो उनको खरीद लेते थे, और रेत है वो सामान्य किसान थे जो खेती का कार्य करते थे। आगे, झांसी की रानी को किन परिस्थितियों में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। बगावत यानी विद्रोह जो झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था, लड़ाई जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी झांसी की रानी को किन परिस्थितियों में। एक तो अगर हम बात करें तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनके पति की मृत्यु पहले हो चुकी थी, इसलिए उन्हें इन परिस्थितियों में अकेले ही अपनी सेना के साथ बगावत का नेतृत्व यानी विद्रोह का नेतृत्व है वो करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान है वो क्यों किया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। यानी ये एक प्रकार से पाकिस्तान को निर्माण को लेकर के था, यानी भारत का विभाजन है वो उन्हें करना था, तो पाकिस्तान के निर्माण को लेकर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे है वो उसका आह्वान है वो किया गया। अगला क्वेश्चन सेक्शन सी, सेक्शन सी देखिए। सेक्शन सी में 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक रहस्यमय लिपि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो ये लिपि लिखी हुई है, इनमें कम से कम 375 से 400 के आसपास चिन्ह थे। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। बहुत से विद्वानों ने प्रयास किया है इसे पढ़ने का, लेकिन फिर भी ये हमारी समझ से परे है। इसलिए हम ये समझने में असफल रहे हैं कि इस लिपि में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए हम इस लिपि को एक रहस्यमय लिपि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन अथवा में जो दे रखा है, आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो शहरों का निर्माण किया गया था वो एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। निश्चित गलियां बनी हुई होती थी योजना के अनुसार, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां बनाई होती थी। यानी एक प्री प्लानिंग के द्वारा शहर है वो बसाया गया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो अनूठा पहलू है वो शहरी केंद्रों का था विकास। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सूफी मत के विकास की विवेचना कीजिए। हम पढ़ते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन के सूफी मत के विकास की विवेचना है वो हमें करनी है कि सूफी मत का विकास है किस प्रकार हुआ। तो हम जैसे कि सूफी जो शब्द है वो सूफ से निकला है, जिसका अर्थ है ऊन। यानी सूफी संत है वो ऊनी वस्त्र पहनते थे, ऊन से बुने हुए वस्त्र पहनते थे। और कुछ विद्वानों ने इसका सूफी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो
सफ़ा से हुई है, जिसका अर्थ है साफ। यानी इसका एक अर्थ ये है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहाँ उनके शिष्य यानी उनके अनुयायी हैं वो धर्म के विषय में जानने के लिए वहाँ पर इकट्ठे होते थे। फिर हम सूफी मत की कुछ शिक्षाएं बढ़ते हैं, जैसे ईश्वर एक है, और सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। मानव को उन्होंने सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे बढ़िया प्राणी है बताया है, और सूफी मत में गुरु तो पीर का अत्यधिक महत्व है। फिर हम सूफी मत के विकास में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि सूफी सिलसिलों का गठन है वो किया गया। यानी सिलसिले का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर संबंध, यानी गुरु और शिष्य के बीच में एक संबंध जिसकी जो कड़ी है वो पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई थी। फिर खानकाह का गठन है वो किया गया था, जहाँ पर मुस्लिम समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, अव्यवस्था, अनैतिकता को उन्होंने नया जीवन प्रदान किया और उनको दूर किया। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण जो सूफी मत का विकास हुआ उसके बारे में हमें लिख रहे हैं। यह लगभग 100 शब्दों के अंदर हमें लिखने थे। आगे प्रारंभिक भक्ति परंपरा की विवेचना कीजिए। प्रारंभिक भक्ति परंपरा, सूफी मत के विकास के साथ साथ हम भक्ति परंपरा को भी पढ़ते हैं। जैसे भक्ति परंपरा जो लगभग 1000 वर्ष प्राचीन भक्तिपूर्ण उपासना की परंपरा रही, और इस भक्ति परंपरा में मंदिरों में इष्ट देव है वो माना गया, यानी एक देवता को इष्ट देव माना जाता था, और उपासक है उनकी प्रेम भाव से पूजा है वो करते थे। और धर्म के इतिहासकार अगर हम बात करें तो भक्ति परंपरा में 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सैगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा। सैगुण जो मतलब ईश्वर को मूर्ति पूजा के रूप में पूजते थे, जैसे शिव विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना वो की जाती थी। और निर्गुण में अमूर्त मतलब ईश्वर की मूर्ति के रूप में पूजा है वो नहीं होती थी, निराकार ईश्वर की उपासना है वो की जाती थी। तो इस प्रकार से भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत में हुई, और दक्षिण भारत से ये भक्ति परंपरा है वो उत्तर भारत में भी आई। और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत यानी भक्ति परंपरा के विकास के अगर हम बात करें तो इसमें अनेक संत हुए, जैसे कबीरदास, रामानंद। उन्होंने भक्ति को उन्होंने विभिन्न प्रकार के आडंबरों को दूर किया और ईश्वर की भक्ति के ऊपर बल है वो दिया। फिर हम कुछ भक्ति संत ऐसे हुए जिन्होंने समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास है वो किया था। तो इस प्रकार से हमें भक्ति परंपरा के बारे में है वो लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 के आंदोलन के संदर्भ में 1857 के आंदोलन के संदर्भ में अवध में विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए। अवध के अंदर जो विद्रोह हुआ उसके बारे में हमें बताना है कि अवध में भी 1801 में सहायक संधि है वो थोपी गई थी अवध के अंदर भी। और अवध का जो शासक था वाजिद अली शाह, उसके ऊपर कुशासन का आरोप है वो लगाया गया था। तो 1856 में अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर है वो शामिल कर लिया गया था, लेकिन नवाब वाजिद अली शाह को अवध की जनता है वो बहुत चाहती थी। वो अपनी जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए उन्होंने खूब विरोध है वो अंग्रेजों का किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह से संबंधित चित्रों से हमें कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है लिखिए। तो 1857 के जो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह या रिवोल्ट यानी जो भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांति थी, उसमें जो चित्र थे यानी चित्रों के माध्यम से, कार्टूनों के माध्यम से एक तो प्रतिशोध की भावना है वो चित्रों के माध्यम से दर्शाई गई। दूसरा असंख्य ऐसी दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जिसमें हिंसक प्रतिशोध है वो दर्शाया गया, यानी चित्रों के माध्यम से चित्रों को एक प्रतीक के रूप में है वो उपयोग किया गया। चित्रों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन को भी दिखाया गया और चित्रों के माध्यम से अंग्रेज किस प्रकार 1857 के विद्रोह का दमन कर रहे हैं
वो भी है वो दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दोनों बता दिए हैं। 1857 के आंदोलन में के संदर्भ में अवध पर विद्रोह और 1857 के विद्रोह से संबंधित चित्रों से हमें कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए आप, भारत के संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे हेतु कौन सी सूचियां बनाई गई है, समझाइए। यानी केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारे हेतु 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक अन्य होती है अवशिष्ट सूची। मुख्य रूप से 3 प्रकार की सूचियां बढ़ते हैं। संघ सूची यानी जिसके ऊपर कानून निर्माण का कार्य है वो केंद्र सरकार करती है। राज्य सूची यानी उसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिनके ऊपर कानून निर्माण का कार्य राज्य सरकार करती है। समवर्ती सूची जिनके ऊपर कानून निर्माण का कार्य है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलकर के कार्य करती है। तो 3 प्रकार की सूचियों में अनेक विषय वो बांटे गए हैं जिसके ऊपर अलग अलग शक्तियां हैं राज्य और केंद्र सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर किस प्रकार की बहस हुई, समझाइए। भाषा का जो एक विवादित मुद्दा था कि कौन सी भाषा राजकीय भाषा बनाई जाए, तो हिंदी भाषा को लेकर के बहुत विवाद हुआ कि हिंदी को एक राजकीय भाषा के रूप में दर्जा है वो दिया जाए, लेकिन फिर भी इनका विरोध है वो किया गया क्योंकि दक्षिण भारत के सदस्य जो संविधान सभा के अंदर थे या दक्षिण भारत में जो हिंदी इतनी प्रचलन में नहीं है उन्होंने खूब विरोध है वो हिंदी का किया। और महात्मा गांधी हिंदी और उर्दू को मिलाकर एक नई भाषा हिंदुस्तानी भाषा को भारत की राजकीय भाषा बनाने के पक्ष में थे, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी भाषा भी राजकीय भाषा के रूप में सफल नहीं हुई और बाद में हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा है वो दिया गया। तो इस प्रकार भाषा का विवाद है वो काफ़ी चर्चा में संविधान सभा के अंदर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे को उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था, कथन की विवेचना कीजिए। नमक एकाधिकार यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में 3 आंदोलन है वो लड़े गए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो नमक यात्रा है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून का जो उल्लंघन है यानी महात्मा गांधी ने सवम नमक सत्याग्रह का जो चयन किया, नमक बना करके जो कानून तोड़ा वो एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ था। तो अगर इसमें हम बात करें कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया और 5 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल की सुबह को उन्होंने सम नमक बना करके नमक कानून का क्या किया, उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो नमक उस समय सभी लोग है उपयोग में लेते थे और नमक के ऊपर भी उसमें कर यानी टैक्स लगाया जाता था, जिनका महात्मा गांधी ने विरोध किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या की, शुरुआत की। और बाद में हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता भी हुआ था मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ मांगे हैं वो रखी गई, लेकिन बाद में उन मांगों को मानने से इनकार है वो कर दिया गया। फिर दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की है वो शुरुआत होती है, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद में फिर 1934 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए, कथन की विवेचना कीजिए। रोलेट सत्याग्रह जो एक असहयोग आंदोलन की पूर्व घटना है। रोलेट एक्ट 1919 में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया और जिसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून है वो कहा गया। यानी इस कानून के अंदर आशंका के आधार पर किसी भी भारतीय को कि लगता है ये अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह की साजिश कराए, बिना पूछे ही जेल के अंदर है वो डाल दिया जाता था। तो इस कानून का विरोध है वो महात्मा गांधी ने किया और रोलेट सत्याग्रह से महात्मा गांधी के साथ बहुत सारे
नेता, किसान, अन्य जो भी व्यक्ति हैं वो महात्मा गांधी से जुड़ गए और वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में बनकर है वो उभरे। रोलर सत्याग्रह के बाद हम पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई 13 अप्रैल 1919 को, जिससे पूरे देश में दहशत का माहौल बन गया था। तो रोलर सत्याग्रह से गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में बनकर के उभरे। उसके बाद में अगर हम बात करें जैन दर्शन की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। जैन दर्शन, जैन धर्म की बात यहाँ पर हो रही है। अगर हम बात करें तो 23 तीर्थंकर है वो जैन धर्म के अंदर हुई और महावीर स्वामी के नेतृत्व में जैन धर्म का विकास है वो सबसे ज़्यादा हुआ। जैन धर्म है वो सबसे ज़्यादा फैला। जैन दर्शन की प्रमुख शिक्षाएं क्या है? जैसे पंच महाव्रत है, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। और अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं कि संपूर्ण विश्व है वो प्राणवान है, यानी संपूर्ण विश्व में ही प्राण है, कोई भी निर्जीव नहीं है, सभी में सजीव, सभी सजीव है। जैसे मैंने एक ये पेन है ये हाथ में ले रखी है तो इसमें भी वो प्राण मानते हैं कि इसमें भी क्या है, ये भी प्राणवान है, जीव है वो भी प्राणवान है, यानी सभी प्राणवान है। दूसरा, जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर है वो कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, यानी व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करता है तो उनके द्वारा ही जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर है वो निर्धारित किया गया है। जीवों के प्रति अहिंसा का पालन है वो जैन दर्शन में सिखाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई, वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमें सांची और अमरावती स्तूपों के बारे में बताना था कि सांची जो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है उनकी खोज किस प्रकार हुई और अमरावती जो आंध्र प्रदेश के अंदर है उसकी खोज है वो किस प्रकार से हुई थी। तो सांची और अमरावती स्तूप, जैसे सांची स्तूप की खोज है वो 1818 ईस्वी में हुई थी और अमरावती है 1796 में। जैसे हम पढ़ते हैं कि एक स्थानीय राजा एक मंदिर का निर्माण करना चाहते थे, इसलिए उनको अमरावती के कुछ स्तूप है वो मिले और कुछ समय पश्चात कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी है वो इस क्षेत्र से गुजरे और उन्होंने उनका उन अवशेषों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी है वो प्राप्त की। तो बाद में तो इसमें सांची और अमरावती के स्तूपों के बारे में हमें बताना था कि किस प्रकार से उनकी खोज है वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना है। सूरत गुजरात में है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, विजयनगर कर्नाटक में है, कौशल है वो उत्तर प्रदेश में है, कौशल है उत्तर प्रदेश में है, इंद्रप्रस्थ है वो दिल्ली के पास में है। फिर अथवा में दूसरा दे रखा है, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को, बनारस उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, पटना बिहार में है, धौलावीरा गुजरात में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो इसी के साथ में आपको पता चल गया होगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं वो आपके आ सकते हैं अगर आपने कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं किया हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो है वो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके और वो अपने पेपर का मिलान है वो कर सकें। धन्यवाद।